तकिया रख के लेट जा बेटा उधर। अरे यार बहुत दुखी खत्म नहीं हो रहा इधर। हितेश अलग दुखी है, ये अलग दुखी। इधर 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 जाओ, उसको जगह दो, पैर लंबा कर ले बेटा, फैल के दो। और इधर जाओ, 3 लोग बैठे उसमें भी जगह नहीं हो रहा, उसको लिखते नहीं। लड़के ठीक है मेरे, इनको ये सब दिक्कत नहीं होता। लड़कों को लिखने का जगह नहीं मिलता, लड़के लिखते ही नहीं। चलिए, आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे हम लोग। कुछ होमवर्क मैंने आपको दिया था इसमें। ये 3 क्वेश्चन थे होमवर्क, यही थे ना? ठीक है, देखो Na प्लस F माइनस Mg प्लस 2 O माइनस 2 Sc प्लस 3 N माइनस 3 Ti प्लस 4 C माइनस 4 में टूटेगा। अरे टूटेगा, हूँ हाँ करो। क्या मैं बोल सकता हूँ आगे की तरफ जा रहे हैं तो चार्ज बढ़ रहा है, और अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन तो बाद की बात है, लैटिस एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, चलिए Na प्लस Cl माइनस Na प्लस S माइनस 2 Na प्लस P माइनस 3, बोलो यही है? अरे हूँ हाँ करो, बोलो ना यार। ठीक है, तो आगे की तरफ जाऊंगा तो आपको नजर आ रहा होगा चार्ज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? चार्ज। और चार्ज अगर बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। हितेश आया है? आ रहा है? खत्म नहीं हुआ था क्या? हाँ ठीक, नलाय को थोड़ा टाइम में आ जाया करो यार। ठीक है, चलो देखो दूसरा वाला केस है K प्लस बी आर माइनस Li प्लस F माइनस Mg प्लस 2 O माइनस 2। तो समाज में जाके बैठना, समाज में चल। अरे बहुत जगह है यार, जगह ही जगह है। ठीक है, हाँ इधर महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। इधर से महिलाएं हटा दो। ठीक है, बैठने दे, बैठ जाओ, प्रणय के बगल में बैठ जा। ठीक है, क्योंकि सामने तू बैठेगा, तू और तेरा दोस्त दोनों कुछ ना कुछ खिटर पिटर करोगे। ठीक है, ठीक, बैठ जाओ। ठीक है, तो इधर एक चीज मुझे बताओ, इन दोनों में चार्ज और ये थर्ड वाले में चार्ज, चार्ज किसमें सबसे ज्यादा दिख रहा है? थर्ड वाले में। और अगर चार्ज ज्यादा होगा तो ये बात तय है वहां लेटेस्ट एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये बात तय है। ठीक, K प्लस एल आई प्लस को कंपेयर करो तो कैटायन का साइज K प्लस से एल आई प्लस में डिक्रीज हो रहा है। K प्लस का साइज ज्यादा होता है, एल आई प्लस का साइज उससे कम होता है। ठीक है, बी आर माइनस एफ माइनस को कंपेयर करो तो बी आर माइनस का साइज एफ माइनस से ज्यादा है, तो यहाँ से भी यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इधर देखो K प्लस और एल आई प्लस में एल आई प्लस का साइज कम है, ठीक वैसे बी आर माइनस और एफ माइनस में एफ माइनस का साइज कम है। तो इनको कंपेयर करोगे तो आर प्लस प्लस आर माइनस जो ओवरऑल साइज है वो डिक्रीज हो रहा है, और साइज अगर डिक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑर्डर होगा ये। क्लियर है? ये क्वेश्चन में लिख लेना, नीट 2026। तो प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी की पढ़ाई को समझना और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स मटेरियल डीपीपीज है वो सब सॉल्व करें ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं और सारी क्लासेस, ध्यान रखना सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे
उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है, तो जल्दी से शुरू हो जाए और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। अब देखो एक काम की बात समझते हैं। क्या मैं जब आपको ये टॉपिक करवा रहा था, मतलब कल की क्लास में, मैंने आपको बताया था कि लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, है ना, आयनिक कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्योंकि लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा होगी, दादा जल्दी आओ, तो जल्दी आ जाया करो रे तुम लोग। हाँ, सेंटर फ्रेश वगैरह रखा है कि नहीं रखा है हितेश? ध्यान दो इधर, बैठने दो उसको, बैठ। मैं ये बोलना चाह रहा था, कल की क्लास में जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था तो मैंने बोला था कि लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, अरे दादा, लैटिस एनर्जी क्या होगी, जितनी ज्यादा होगी तो प्रोसेस उतना ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जितना ज्यादा होगा बनने वाला आयनिक कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यानी आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है, आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है, ये मिली मुझे काम की चीज। आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स ओनली ऑन लैटिस एनर्जी। तो लिखा जाए वही पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ ionic compounds depends only on lattice energy। इसका मतलब वो कंपाउंड जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वो कंपाउंड हमारे लिए क्या होगा बताओ, आयनिक कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। छाप। चलो जल्दी करो, फटाफट करो। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब मैं नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ, मतलब आयनिक बॉन्ड से ही रिलेटेड है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको समझना है। और हेडिंग डाला जाए प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जानेंगे हम लोग, ठीक है, एक एक करके। हितेश ध्यान दे, सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ठीक है, इनका बहुत ही हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। और इतना हार्ड क्यों होते हैं, ठीक है, और मतलब बहुत हार्डनेस इनकी आयनिक कंपाउंड की बहुत ज्यादा होती है। यूजुअली कोवेलेंट कंपाउंड बहुत सॉफ्ट किस्म के होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो, लेकिन कोवेलेंट जाइंट मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे डायमंड, सिलिका, वो सब तो बहुत हार्डेस्ट होते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आयनिक कंपाउंड बहुत हार्ड होता है, ठीक है। आप समझना इस बात को, दो मॉलिक्यूल के बीच में वीक अट्रैक्शन है तो ये लोग गैसियस फेज में होते हैं, है ना। दो मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ गया तो ये लिक्विड फेज में होगा, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो इनको तोड़ना मुश्किल होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई हो जाएगा। दूसरी चीज, कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है, और जो अकड़ेगा वो तो टूट के ही रहेगा ना, और टूट के बिखर जाएगा। इसी को बोलते हैं ब्रिटल होना। क्या बोलते हैं? ब्रिटल होना, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल
इन नेचर। अगर कोई सॉफ्ट है तो टूट करके वो क्या हो जाएगा बेटा, अपने आप को संभाल लेगा, फ्लेक्सिबल रहता है। जैसे रबर को आप गिरा दो, प्लास्टिक को गिरा दो, वो सॉफ्ट है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ब्रिटल नहीं होता। लेकिन नमक का क्रिस्टल या ग्लास है, इसको आप पटक दो, चूर चूर हो जाता है, फैल जाता है ना, इसको बोलते हैं ब्रिटल होना। क्या बोलना? ब्रिटल। ये क्यों हो रहा है? इन दोनों का रीजन एक ही है। क्या है बताओ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ strong electrostatic force of attraction between cation and anion। कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इस वजह से जो मॉलिक्यूल्स है बहुत पास आ जाते हैं, और इनको अगर पिघलाना है मुझे, यहाँ ये पिघल गई और अगर मुझे इसे पिघलाना है तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो तोड़ना पड़ेगा। और वो तोड़ना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आपको बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है। आप नमक ले लो 1 चम्मच, नमक को पानी में घोलना आसान है, लेकिन नमक को अगर पिघलाना हो, अगर मैंने सपोज आधा 1 किलो या 1 आध पाव नमक डाल दिया तवे में और मैं बोलूँ कि नमक को आपको मेल्ट करना है, सिलेंडर ऑन कर लो, सिलेंडर खत्म हो जाएगा, तब जाके आधा किलो नमक तब जाके लगता है कहीं पिघलेगा। और पिघला तो चलो ले लिए हम लोग नमक को, बॉयल करके बताओ, पॉसिबल ही नहीं है यार। बोलो बात क्लियर है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। रीजन यही है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और इसी वजह से ये लोग बहुत हार्ड भी होते हैं और ब्रिटल इन नेचर भी होते हैं। लिखा जाए जल्दी टूटना तो नहीं, टूटते तो मतलब टूट करके बिखर जाए जो, उसे कहते हैं ब्रिटल। कंट्रास्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। जैसे ये कांच हार्ड है, मैं इसको छोड़ दूंगा तो चूर चूर हो जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, वहीं अगर रबर का ग्लास हो, वो सॉफ्ट है, उसे गिरा दो तो नहीं टूटेगा, वो ब्रिटल नहीं। एक्चुअली ब्रिटल होना क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है। जिन लोग के अंदर क्रिस्टल मिलेगा वो ब्रिटल होगा। क्लियर है हितेश मेरे दोस्त? लिखा? आज खुश भी बहुत है, क्या बात है? खुश तो रोज ही रहता है सर, मुस्कुराता भी रोज ही। मुस्कुराने की वजह? अच्छा रिसाली पढ़ाई में भी हितेश ध्यान देना, जितना ध्यान तो उधर देता है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तू पूरा ध्यान वहां देता है, दे, अभी टाइम नहीं देगा तो कब देगा। मुझे दुख इस बात का है कि तू सिर्फ वहीं ही टाइम देता है, इधर पढ़ाई में टाइम नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि टेस्ट में तेरे नंबर भी नहीं आ रहे, और तीनों सब्जेक्ट में। और तेरे साथी जो थे वो आगे निकल जा रहे हैं नंबर के मामले में। तो मैं चाहूंगा अगले टेस्ट में तेरा नंबर ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है? फुल सिलेबस पढ़ डाल अच्छे से। अरे तू पढ़ेगा भी तो किसके लिए पढ़ेगा, ये भी तो सोच। तू अपने अकेले के लिए थोड़ी पढ़ रहा है, समझा? हाँ, क्लियर? आगे बढ़ो हितेश। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ेंगे। इसको समझाते रहना पड़ता है बीच बीच में, ना तो भटक जाता है। हार्ड है ना, क्या करें, इसीलिए ब्रिटल भी है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, बताओ कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं? डिपेंड करता है, इंसुलेटर भी होता है। अगर सपोज मैंने प्योर नमक लिया, एक बोरी में प्योर नमक है, प्योर है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, 2 छिला हुआ वायर डाल के उधर प्लग इन कर दिया, स्विच ऑन करके सर्किट भी बना दिया, ठीक है, और इसमें मैं हाथ डाल के बीचों बीच निकालूंगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। लेकिन इसी नमक को या मैं पिघला दूं या 1 बाल्टी पानी में घोल दूं और तुम्हारा हाथ डालूं, ततड़ ततड़ करके निकलोगे नहीं निकलोगे? है मजा आएगा कि नहीं? एकदम ठीक है कि नहीं? करके देखना, मतलब डोंट ट्राई दिस एट होम, करना मत। तो आप जानते हैं अगर ये प्योर स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, तो हर कैटायन को दूसरा एनायन काउंटर करके रखा हुआ है, Na+Cl- न्यूट्रल। इन्होंने एक दूसरे को बंद करके रखा हुआ है। लेकिन जब हम पिघला देते हैं तो वहीं आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, कैटायन और एनायन। या आयनिक कंपाउंड यानी सॉल्ट, सॉल्ट की पहचान क्या है? सॉल्ट को पानी में डाल दो तो उसका हुड़ अलग, दबंग दबंग अलग हो जाता है, कैटायन कैटायन अलग, एनायन एनायन अलग हो जाता है।
तो पानी में डाल दो या पिघला दो, आपको क्या मिलने वाला है? फ्री आयंस मिलेगा। और जब भी आयन फ्री 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 होगा तो वो मूवेबल होगा, और मूवेबल है ना, चार्ज मूव कर रहा है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, है ना। कंडक्टिविटी आ जाएगी, ये बात तय है, ठीक। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड यही मैं लिखाने जा रहा हूं, लिखेंगे इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट but in molten state or at aqueous condition they are conductors due to free ions। अब समझा जाए बात को, इधर देखो, NaCl सॉलिड है, कोई फ्री आयन नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है? इंसुलेटर। क्लियर है? वही, लेकिन NaCl को मैंने लिक्विफाई कर दिया, मोल्टेन स्टेट में ले गया, तो ये Na प्लस और Cl माइनस लिक्विड में टूटेगा, या NaCl को मैंने पानी में डाल दिया एक्वस कंडीशन में, तो ये Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में टूटेगा। क्लियर है? तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर इन दोनों कंडीशन में क्या अवेलेबल है? फ्री आयंस। ये क्या है? अवेलेबल। तो इस वजह से ये कंडीशन क्या होगी? कंडक्टर। समझ में आया? छाप। यहाँ सॉलिड या प्योर है, ये क्या है? मोल्टेन स्टेट। वैसे मोल्टेन स्टेट कोई फायदे का सौदा नहीं है, आप पहले सिलेंडर खर्चा करके पिघलाओगे फिर करंट पास करोगे, बेटर है पानी में डाल दो। हालांकि बेशक इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी, लेकिन पानी में डाल दो तो ज्यादा अच्छा है, कम में काम हो जाएगा। बोलो क्लियर है? देखो मोल्टेन स्टेट में ना, अच्छा कंडक्टिविटी में अभी आपको और पढ़ाने वाला हूँ, फिर भी बता दूँ। मोल्टेन स्टेट में ना सिर्फ और सिर्फ Na प्लस है, और एक्वस कंडीशन में Na प्लस तो है, लेकिन आसपास ना हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। आसपास ये वाटर के मॉलिक्यूल लगे रहते हैं। आसपास में क्या लगे रहते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल। अब मुझे एक चीज बता, कुत्ता दौड़ा दे तो कोई पतला दुबला पर्सनालिटी है वो तेजी तेजी से भागेगा, कि कोई ऐसा खतरनाक टाइप का बप्पी लहरी टाइप का पर्सनालिटी है वो पतला दुबला सा, और हवा भी उस डायरेक्शन में चली जाए तो उसकी स्पीड और ज्यादा होगी? बोलो होगी नहीं होगी? समझ रहे हो आप बात को? तो जो जितना छोटू होता है ना, पानी पी के उतना ही मोटू हो जाता है। ये मोटू हो गया, देखो इसकी रेडियस बढ़ गई, ये अभी भी छोटू सा है। कौन तेजी से भागेगा? ये भागेगा तेजी से। तो बताओ कंडक्टिविटी किसकी अच्छी, इसकी कि इसकी? पहले वाली की। भाई जो जितना छोटा है तेजी से भागेगा, तेजी से भागा, आयन का फ्लो स्पीड ज्यादा है, आयन की स्पीड ज्यादा, तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कसम भगवान गणेश की, इसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। शर्मा अगर आंख बंद हुआ परमानेंट लेटा देंगे। चल के आया था अकेले, लेकिन ले जाएंगे 4 लोग। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। इस लाइन के बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 में बताना चाहूंगा। ठीक है, रात भर तुम लोग सोते नहीं हो, खुद सो और सोने दिया करो नालायक को, और सुबह पढ़ा करो। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, आयनिक कंपाउंड डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो आयनिक कंपाउंड्स
does not show stereo आइसोमेरिज्म। हितेश बताएगा आइसोमेरिज्म क्या होता है। नहीं, कोई भी आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म है क्या? हाँ बोलते जा बोलते। हाँ आप जाके सही बोल। ठीक है, सुनो बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आइसोमेरिज्म क्या होता है? दो डिफरेंट कंपाउंड है, दिखने में सेम है। अभी मुझे नहीं मालूम है ये दो डिफरेंट कंपाउंड है कि सेम कंपाउंड है, मुझे लग रहा है दोनों सेम है, ए और बी। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, सारी प्रॉपर्टी सेम होगी, कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए, चाहे कलर हो, चाहे स्मेल हो, चाहे रिएक्टिविटी हो, एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी। difference in two different compound having same molecular formula but they are differ in at least one property, any one। वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, चाहे विजिबिलिटी हो, चाहे कलर में हो, चाहे गंध में हो, चाहे किसी रिएक्शन किसी रिएजेंट के साथ में हो। वो जब तक आप वो प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टी ढूंढ नहीं लेते आप बोलोगे दोनों आइडेंटिकल है। लेकिन जब आपने रिपोर्ट कर लिया कि इसकी ये वाली प्रॉपर्टी अलग है, इसकी ये वाली प्रॉपर्टी अलग है, जैसे प्लेटिन, ऐसा भी होता है आइसोमर्स में कि दो डिफरेंट आइसोमर्स हैं, एक कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर क्यूरिंग एजेंट है, और दूसरा कार्सिनोजेनिक। सांप के जहर में एक एंटी वेनम, मतलब सांप के जहर में वो वेनम है, दूसरा उसी का आइसोमर बनता है, एंटी वेनम प्रॉपर्टी रखता है, जस्ट उसको ऑपोजिट। ऐसा भी होता है कि एक आइसोमर हार्ट स्टिमुलेंट है, दूसरा बिल्कुल उसके जैसा दिखेगा, वैसे ही गंध कलर प्रॉपर्टी सब कुछ सेम है, लेकिन वो वाला जो कंपाउंड है वो क्या है बेटा, वो हो गया, वो यूजलेस है, उसका कोई यूज नहीं है। ऐसा भी कई रिपोर्टेड केस है, जैसे कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने कोई केमिकल ड्रग सिंथेसाइज किया, पहले के जमाने की बात है, तो कोई केमिकल फॉर्मूला हमने सिंथेसिस किया और वो हार्ट स्टिमुलेंट है, यानी कि कोई अगर हार्ट रेट कम हो रही है तो उसको लगा दो, गले में इंजेक्शन दे दो, तो उसकी हार्ट रेट बढ़ने लग जाती है। घोड़ों में इसका एक्सपेरिमेंट होता था, जो घोड़े होते थे, घोड़े अगर एजिंग की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से अगर उनका हार्ट रेट धीरे धीरे डाउन जा रहा है, तो उनको ये स्टिमुलाइजर लगाया जाता था इंजेक्शन गले में, गर्दन में, उससे उनकी हार्ट रेट बढ़ने लग रही थी। अब इसी को एक कंट्री ने बोला कि मैंने ऐसे ऐसे करके बनाया, दूसरी कंट्री को दे दिया, बोला तुम भी ऐसे ऐसे बनाओ, ये काम आएगा। उधर घोड़े पे लगाया, घोड़ा मर गया। बोले यार तू गलत किया होगा। बोले नहीं, जो तू लिस्ट बना के दिया वही वही चीज लाया, वैसे ही वैसी प्रोसेस किया, वैसे ही बनाया। तब जाकर के पता लग गया, अरे यार ये तो वो नहीं था, ये वैसा दिख रहा है लेकिन ये है नहीं, वो तो आइसोमर है उसका। समझ में आ रहा है? तो आइसोमर्स दो डिफरेंट कंपाउंड है, अभी भी मैं इन्हें डिफरेंट नहीं बोल रहा हूं, दो डिफरेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, हो सकता है दुनिया जहान की प्रॉपर्टी सेम हो, लेकिन कम से कम कोई एक प्रॉपर्टी ऐसा हो जो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर दे। तब जाकर के मैं बोलूंगा चाचा हमें अपने में मत गिनिए, हम अलग हैं, ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये दोनों आइसोमर्स हो जाएंगे एक दूसरे के। ये रिश्ता क्या कहलाएगा? आइसोमेरिज्म। बोलो बात क्लियर है? और जब तक वो डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप ना ढूंढ पाओ, तब तक आपके लिए वो क्या है? आइडेंटिकल। समझ रहे हैं आप बात को? इसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। आयनिक कंपाउंड डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल टाइप है, गर्दन अब अगर घुमा तो गाड़ी के स्टीयरिंग टाइप 360 डिग्री घुमा दूंगा मैं, ठीक है? ये मुंडी को 360 घुमाते हुए घुमा के वहीं नहीं लाऊंगा, है ना, 60 डिग्री में रोक दूंगा तो आधा मुंडी वो पीछे रहेगा, तो चलेगी उधर लेकिन देखेगी उधर। समझ में आ रहा है? अब उधर घूमना नहीं चाहिए, पूरा फोकस मेरी तरफ। इंपॉर्टेंट बात, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, IUPAC नेमिंग सब सेम रहता है। बस 3D में जब इनके स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है तो इनका अरेंजमेंट एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हो जाता है। इन्हें बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ये दो टाइप के पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल, दूसरा पढ़ेंगे ऑप्टिकल, ठीक है? अब देखो, जब मैं आपको बॉन्ड पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बॉन्ड की कैटेगरी बताई थी। आप याद करो, जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा रहा था, PX PX एक्स एक्सिस क्या बना? सिग्मा। PX PX वाई एक्सिस क्या बना? पाई। PX PX जेड एक्सिस क्या बना? पाई। यानी कोवेलेंट बॉन्ड जब बन रहा था तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का बहुत बड़ा रोल था। अब इसके आगे क्या?
यही उसका ध्यान था बस, इसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद वो दादा को देख रहे हैं। अरे यार क्या अभिषेक, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि जब मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था? कोवेलेंट बॉन्ड। उस समय में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का बहुत बड़ा रोल था। हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस चाहे एक्स एक्सिस लो, वाई एक्सिस लो, जेड एक्सिस लो, तो ओवरलैपिंग का टाइप बदल जा रहा था, या ऐसा हो रहा था बॉन्ड बन ही नहीं रहा था। मतलब वहां पर डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल था, किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड में। वैसा ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है दोस्त। किसकी ओवरलैपिंग होती है? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, और एक जगह से लोन पेयर उठ करके दूसरे वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी यही हो रहा था। अब मेटालिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड में Na+ है, इसको Cl- को अगर अट्रैक्ट करना है तो कोई डायरेक्शन वायरेक्शन मायने नहीं रखता, वो किधर से भी अट्रैक्ट कर सकता है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई से बीच में 30 डिग्री में किधर से भी 3D में कहीं से भी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और उतने ही अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आयनिक बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड में डायरेक्शन वाली कोई बात नहीं होती। ऐसे बॉन्ड जिनमें डायरेक्शन वाली बात होती है, डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है, उन बॉन्ड्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड। बोल के पढ़ना है, क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल बॉन्ड। और जहां जहां डायरेक्शनल बॉन्ड होगा वहां वहां स्टीरियो आइसोमेरिज्म के चांसेस जनरेट हो जाते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब वो क्या कंडीशन है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा, वो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। सब लिखाने वाला हूं, लिखे मत, ठीक है? चलिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपने कहां कहां पढ़ा? क्लास 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हेलोजन, इनके बीच बॉन्ड कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है, इसलिए यहां आपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा। क्लास 12 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कौन सा बॉन्ड बनता है यहाँ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या होता है? डायरेक्शनल होता है, इसलिए यहां पे भी आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ोगे। आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो इसीलिए यहां पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखा नहीं जाता। बात क्लियर हो रहा है? ठीक है, हाँ चलो लिखेंगे। आयनिक बॉन्ड, बातें क्लियर है ये वाली? और मेटालिक बॉन्ड, they are non-directional. तो इनमें क्या नहीं होता? नो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है? लेकिन वही कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये दोनों कैसे होते हैं अभिषेक? यस, दे आर डायरेक्शनल बॉन्ड्स। So stereoisomerism may be possible. ये बातें क्लियर हो रही है? बोल हितेश, पक्का? छापो। At aqueous condition, reactivity of ionic compounds is very high. At aqueous condition, reactivity of ionic compounds is very high. लिखो मत, पहले इधर ध्यान दो। आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली, जैसे अगर मैंने नमक ले लिया, पत्थर है नमक का, ठीक है, इस NaCl की रिएक्शन में KNO3 से करवाना चाह रहा हूँ,
तो अभी इस नमक के टुकड़े को KNO3 के क्रिस्टल को आपस में रख दूंगा, ये रिएक्ट कर लेंगे क्या? नहीं। लेकिन वहीं अगर नमक को मैं पानी में घोलूँ, KNO3 को पानी में घोलूँ और उस सोल्यूशन को अगर मिला दूँ, तेजी से रिएक्ट करने लग जाएगा। सुना नहीं है? तेजी से क्या करने लग जाएगा? रिएक्शन करने लग जाएगा। क्यों ऐसा होता है बेटा समझना। जैसे हितेश भिलाई आया हुआ है, ठीक है, भिलाई में मेरे से मैं कुछ नाराज हो गया, मेरे से लग लिया, बोलता सर तू बाहर मिल। मैं भी बोलता हूँ मिल ले, देख भिलाई में तू मेरा कुछ कर सकता नहीं और भिलाई से बाहर मैं जाता नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वही हो कि हितेश मेरा लफड़ा हो जाए, हितेश अपने एरिया में बैठा हुआ है, बोला डोंगरगढ़ तब तेरे को बताता हूँ, मैं गया वहां, मेरे को अकेले देखते हुए हितेश मेरे पे हमला कर सकता है नहीं कर सकता है? बोलना है ना। तो एरिया की बात होती है। किसकी बात होती है? एरिया की बात होती है। कहने का मतलब ये है कि NaCl या कोई आयनिक कंपाउंड जो है, अगर वो न्यूट्रल फॉर्म में है तो रिएक्टिविटी उसकी हाई नहीं होती। लेकिन पानी वो तो आयनिक है खुद, पानी पोलर सॉल्वेंट है ना। पोलर सॉल्वेंट में नमक जाते ही अपने आयंस में टूट जाता है, रिएक्टिविटी और बढ़ जाती है, चौड़ जाता है एकदम। भैया अब जैसे तुम हो स्कूल में, ग्राउंड में लड़ाई वड़ाई हो गया, वहीं लड़ाई चल रहा है और उस समय में भैया लोग तुम्हारे क्रॉस कर रहे हो या चाचा वाचा लोग आ रहे होंगे, तुम छोड़ जाते हो ना, क्या बोल रहा था बोल करके। वही वाली बात है, पानी के आते ही क्या हो जाता है, यहाँ पर रिएक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक्चुअली ये शो करते हैं आयनिक रिएक्शन। क्या शो करते हैं? आयनिक रिएक्शन। रिएक्शन के टाइप है एक तरीके का। और आयनिक रिएक्शन क्या होता है बेटा? ये होता है वेरी फास्ट रिएक्शन। क्या होता है? वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरी चीज, वेरी फास्ट रिएक्शन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 10 टू द पावर -12 सेकेंड से लेकर के 10 टू द पावर -14 सेकेंड तक हो जाता है। मतलब 1 सेकेंड का 10 टू द पावर 12 हिस्सा कर दूं, जो मैं इमेजिन नहीं कर सकता, उतने छोटे से माइन्यूट फ्रैक्शन में, मतलब पलक झपकना भी बहुत ज्यादा स्लो मोशन है इसके सामने, उतने 1 सेकेंड के 1/12 हिस्से में, 10 टू द पावर 12 हिस्से में ही रिएक्शन हो जाती है। इतना तेजी से रिएक्शन होता है। किसमें? एक्वस कंडीशन में। क्लियर? एक एग्जांपल से अगर मैं बताऊं, अगर मैं KI सॉल्यूशन ले लो, KI ले लिया, ठीक है, एक्वस कंडीशन में, और यहीं अगर मैंने क्या ले लिया बेटा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, ठीक है, तो ये मैं रिएक्शन के जुगाड़ में भी आपको पहले भी बता रखा हूं, ये सॉल्ट है K+I-, ये भी सॉल्ट है Ag+NO3-, पार्टनर्स हो जाएंगे एक्सचेंज। पोटेशियम का पार्टनर कौन है? आयोडीन। किसके पीछे भागेगा? नाइट्रेट के, बना लेगा KNO3। और आयोडीन का पार्टनर कौन है? पोटेशियम। किसके पीछे भागेगा? सिल्वर के, बना लेगा AgI। और AgI येलो कलर की PPT बनाती है। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग टेस्ट ऑफ हैलाइड आयंस में करते हैं, टेस्ट ऑफ हैलाइड्स, ठीक है। अगर मैं यहां पर फ्लोरीन माइनस लूं, F-, तो यहां पर बनेगा क्या बेटा? AgF। KgF नहीं, AgF। ये कोई PPT नहीं बनाती, AgF कोई PPT नहीं बनाती। अगर मैं क्लोराइड आयन ले लो तो AgCl का जो PPT बनेगा, ये व्हाइट कलर का PPT बनाता है। क्या बनाता है? व्हाइट PPT। बोल के पढ़ो, AgBr जो है पेल येलो PPT, हल्के पीले रंग का PPT बनाता है, पेल येलो PPT। और AgI येलो कलर की PPT बनाती है। बोलो बात क्लियर है? हूं हाँ करो, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ हैलाइड आयन में, पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर विश्वास होता है कि हाँ यहाँ हेलोजन आयन प्रेजेंट था, ठीक है। अगर PPT ना हो तो AgF व्हाइट PPT, AgCl, AgBr पेल येलो PPT और AgI येलो PPT बनाती है। क्लियर? अब देखो एक काम की बात समझते हैं। क्या मैं जब आपको ये टॉपिक करवा रहा था, मतलब कल की क्लास में, मैंने आपको बताया था कि लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, है ना, आयनिक कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्योंकि लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा होगी, दादा जल्दी आओ, तो जल्दी आ जाया करो रे तुम। हाँ, सेंटर फ्रेश वगैरह रखा है कि नहीं रखा है? हितेश ध्यान दो, इधर बैठने दो उसको, बैठ
मैं ये बोलना चाह रहा था, कल की क्लास में जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था तो मैंने बोला था कि लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, अरे दादा, लैटिस एनर्जी क्या होगी, जितनी ज्यादा होगी तो प्रोसेस उतना ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जितना ज्यादा होगा बनने वाला आयनिक कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यानी आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है, आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है, ये मिली मुझे काम की चीज। आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स ओनली ऑन लैटिस एनर्जी। तो लिखा जाए वही पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ ionic compounds depends only on lattice energy। इसका मतलब वो कंपाउंड जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वो कंपाउंड हमारे लिए क्या होगा बताओ, आयनिक कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। छाप फर्स्ट ब्लू विट्रियॉल, सेकेंड इथेनॉल, थर्ड चिले साल्टपेटर, फोर्थ इंडियन साल्टपेटर, फिफ्थ लूनर कास्टिक। ये कंपाउंड्स के नाम है, एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे ना तो शुरू में इंट्रो में ही आपको दिख जाएगा पी ब्लॉक में, ठीक है, और डी एंड एफ ब्लॉक में। ब्लू विट्रियल का फॉर्मूला क्या होता है तन्मय, बोल, CuSO4.5H2, ये हमारे पास ब्लू विट्रियल का फॉर्मूला होता है, CuSO4.5H2। तन्मय मुझे एक चीज बता, मैं ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, मैं मान लिया, इसे अगर मैं एक सॉल्ट है ये, इसे मैं अगर पानी में डालूंगा तो कौन कौन सा आयन ये देगा, तन्मय बताएगा। हाँ, Cu+2 एक्वस और साथ ही साथ SO4-2 एक्वस में टूटेगा भाई, जितने भी पानी है वो एक्वस फॉर्म में इनको जुड़े रहेंगे। क्लियर है, यही होगा ना तन्मय? ऐसे पूछ रहा है तो लग तो नहीं रहा है ऐसा होगा, लेकिन अगर पेपर में आता तो ऐसे ही लगता, ठीक है, और ये किया तो गलत किया। ध्यान दो, जो ब्लू विट्रियल होता है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आपको याद होगा क्लास 12th वंस अपॉन अ टाइम आपने पढ़ा होगा, कक्षा 12वीं सब पास है ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। आपको पता होगा कि जो हमारे पास सॉल्ट है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल सॉल्ट। कौन सा? सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट को पानी में डालो, उसका हुड़ अलग, दबंग दबंग अलग हो गया। NaCl, Na+Cl माइनस, CaCO3, Ca+2 CO3 -2, ठीक है, CaCl2, Ca+2 Cl माइनस, ये अपने कैटायन एनायन में टूट गया। सिंपल कैटायन होता है, सिंपल एनायन होता है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो अपने हर कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं देते, उन्हें हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। उनमें कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन हो सकता है, या सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन हो सकता है ना, ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये इस टाइप से डिसोशिएट होता है। जरा देखें कैसे डिसोशिएट होगा। Cu+2 अपने आसपास 4 वाटर मॉलिक्यूल को एज अ लिगेंड जोड़ लेता है और यहाँ बन जाता है +2 एक्वस। साथ ही साथ
SO4 -2 एक्वस अलग हो जाता है, ठीक है। तो कॉपर जो ब्लू विट्रियोल है देवांगन, ध्यान देना, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है कि सिंपल सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। वो कौन कौन से आयन में टूटता है, कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन। किस में टूटा, कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन में टूटता है, ठीक है। सभी को ये लगता है कि CuSO4 Cu+2 और SO4 -2 में टूटता होगा, लेकिन ये डिसोशिएट कैसे होगा बोलो, CuH2O4+2 SO4 -2। ये अभी ध्यान रखेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जल्दी शुरू होगी तो आपको ये पूरी चीजें पता चल जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया सभी को। अब मुझे एक चीज बताओ, ब्लू विट्रियोल को मैंने एक्वस सोल्यूशन में डाला, बताओ फ्री आयन अवेलेबल है, फ्री आयन अवेलेबल है तो ये भी क्या होगा, कंडक्टर होगा। चीले साल्टपीटर को बोला जाता है क्या बेटा बताओ, है ना। इसे चीले साल्टपीटर का फॉर्मूला होता है NaNO3। क्या होता है, NaNO3। पानी में डालूंगा Na+NO3- बनेगा, हुआ किया जाए, आवाज सबकी आनी चाहिए। जो नहीं बोलेगा माता रानी पाप लगाएगी, नहा के अगरबत्ती जला के आया हूं। NaNO3 है, पानी में डालूंगा Na+NO3- मिलेगा। क्या ये आयन है, अरे हूं हाँ, अगर ये आयन है तो इसका मतलब ये कंडक्टिविटी शो करेगा। चलो इंडियन साल्टपीटर याद रखना, है ना, चिले साल्टपीटर, है ना, Na रहेगा। इंडियन साल्टपीटर, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, K से याद आ जाएगा आपको, K+NO3-। बताओ पानी में डालूंगा K+NO3- फ्री आयन मिल रहा है। फ्री आयन अगर अवेलेबल है तो ये भी कंडक्टिविटी शो करेगा। लूनर कास्टिक को बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट को, किसको बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को। Ag+NO3- में टूटेगा नहीं टूटेगा। और अगर ये टूट रहा है, फ्री आयन अवेलेबल है, अगेन दिस इज कंडक्टर। बोलो बात क्लियर है। बताओ कौन कंडक्टर नहीं होगा, एल्कोहल, इथेनॉल होता है C2H5OH। अब ये ना वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर कर लेगा, वाटर के साथ ये क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर कर लेगा, लेकिन कोई फ्री आयन अवेलेबल नहीं करता, कोई फ्री। अरे यार अल्कोहल पानी में डालने से अल्कोहल का कैटायन अलग, एनायन अलग, अभी कैसे ऐसा होता है क्या, अगर ऐसा हो रहा होता तो नाली में पड़े हुए थोड़ी मिलते लोग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर अल्कोहल ही अगर डिसइंटीग्रेट हो गया तो अब जितना पी लो वो तो जाके टूट जा रहा है, कोई मजा थोड़ी आएगा हितेश, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा आप ये सोचते होगे ना सर आयन में टूटना यानी आयनाइजेशन और पानी में घुलना यानी सॉल्युबिलिटी, क्या ये दोनों बातें एक ही है कि अलग अलग, क्योंकि आप बोल रहे हो दोनों बात तो अलग अलग ही होगा, पहले तक तो सेम लगता था, है ना। जैसे कोई आयन कंडक्टिविटी शो कर रहा है तो पानी में जाके टूट रहा है, और टूट रहा है मतलब ये पानी में घुल गया। जैसे नमक है, मैंने पानी में डाला तो Na+Cl- में भी टूट गया, इसे बोलते हैं आयनाइजेशन, और पानी में घुल भी गया यानी सॉल्यूबल, ठीक है। ऐसा आयनिक कंपाउंड के साथ ही होता है। कोवेलेंट कंपाउंड के साथ केस अलग हो जाता है। कोवेलेंट कंपाउंड के साथ लफड़ा क्या है देखना, एल्कोहल पानी में घुल जरूर रहा है, क्यों घुल रहा है उसका रीजन क्या है, क्योंकि एल्कोहल वाटर के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कसम उड़ान छल्ले की, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे तो वो पानी में घुल जाएगा, चाहे वो पैरानाइट्रोफिनॉल ही क्यों ना हो। नहीं आ रहा बात समझ में। अगर कोई वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे तो वो पानी में घुल जरूर जाएगा, लेकिन आयनाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो जरूरी नहीं है। अल्कोहल का कोई पानी में जाके आयनाइजेशन नहीं होता, यानी कि यहाँ पर नो फ्री आयंस, यहाँ पर कोई फ्री आयन नहीं है। तो जब फ्री आयन ही नहीं है तो कंडक्टिविटी भी नहीं होगी। समझ में आया। तो आंसर क्या जाएगा बी। ये क्वेश्चन के थ्रू मैं ये कुछ कंपाउंड्स के नाम आपको याद करवाना चाह रहा था, मैंने दे दिया। क्लियर है। तो ये क्या होता है, कंडक्टर होता है, या पिघला दूं तो भी क्या है, कंडक्टर। तो आयनिक कंपाउंड ओवरऑल क्या है, कंडक्टर। ओवरऑल क्या है, कंडक्टर। अच्छा कोवेलेंट कंपाउंड कंडक्टर है या इंसुलेटर, बोलो। हाँ हो भी सकता है, तो जहां जहां हो भी सकता है वो एग्जांपल बता। ग्रेफाइट, गुड। कौन बोला ग्रेफाइट, हाँ वो तो सबको याद रहता है। और बताओ, बोल तन्मय, नहीं पता। हाँ ग्रेफाइट के अलावा कोई, क्या बोल रहा है, अच्छा नहीं पता बोल रहा है, ठीक है बताओ, बोलो।
नहीं मालूम? अच्छा मुझे ये बताओ कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, कंडक्टर की इंसुलेटर? लाशों से बात करता हूं क्या मैं? लिखेंगे काम की बात, यही प्रॉपर्टी चल रही है ना, ये काम की बात है। ऑल कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इंसुलेटर, ऑल कोवेलेंट compounds are insulator except ये आ गया गड़बड़ शब्द, ठीक है, जब जब ये आता है कुछ ना कुछ आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट aqueous solution of acid, देखो HCl एक कोवेलेंट कैरेक्टर वाला एसिड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन अगर देखो तो ये H प्लस और Cl माइनस एक्वस में टूट रहा है। ये जो एसिड है अपने कैटायन और एनायन में टूट रहा है। भाई एसिड का काम क्या है, एक्वस कंडीशन में H प्लस देना, H प्लस दे रहा होगा तो इसका कंजुगेट बेस मिलेगा नहीं मिलेगा? भाई कोई भी एसिड हो है ना, प्रोटॉन और अपने कॉन्जुगेट बेस में टूट जाता है। तो कोई भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन में अपने प्रोटॉन और कॉन्जुगेट बेस में टूट रहा है, तो बताओ यहाँ क्या अवेलेबल हो गया, बोलो? फ्री आयन। रेडिकल कौन बोला रे? फ्री आयंस। क्या अवेलेबल हो गया? फ्री आयंस। तो इस वजह से ये क्या होगा? कंडक्टर। पहला एग्जांपल क्या बोला? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं AlCl3 सॉलिड और MgCl2। अब जो बच्चे कल की क्लास मेरी अटेंड किए होंगे उन्हें ये बात पता होगी, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सबसे पहले बताओ, आयनिक तो नहीं होगा, फिर क्या होगा? हाँ, एक नंबर बात, जोरदार तालियां बच्चे के लिए, गुड, शाबाश, है ना। किस नेचर का होगा? कोवेलेंट, है ना। मेरे को गलत साबित कर दी तो मैं सोच रहा था नहीं बता पाएगी, फिर डांटूंगा आज तेरे को, ठीक है। ये मौका ही मुझसे छिन गया, ठीक है, अच्छा लगा मुझे। देखो लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है कि नहीं? यस सर। फ्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बाइड है कि नहीं? नो सर। तो इसका नेचर क्या है? नो। ये क्या है? कोवेलेंट है। बोलो बात क्लियर है? ठीक। अब अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसे ही इसको पानी में डालता हूं ये किस में बदल जाएगा? जल्दी बताओ। AlCl3 एक्वस और MgCl2 एक्वस। AlCl3 एक्वस और MgCl2 एक्वस, इसमें बदल जाएगा। और कमाल की बात तो ये है कि लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, फ्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बाइड नहीं है। कोवेलेंट नेचर का होना चाहिए था, लेकिन एक्वस कंडीशन में पार्टी बदल दिया। ये किस नेचर का हो जाता है? आयनिक नेचर का हो जाता है। कौन? ये सिर्फ दो ही एग्जांपल है, इसको याद रखना है आपको बरखुरदार। कौन सा? AlCl3 एक्वस होगा और MgCl2 एक्वस होगा, तो दे आर आयनिक इन नेचर। नॉर्मल कंडीशन या प्योर फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में ये लोग किस नेचर के होते हैं? कोवेलेंट नेचर के होते हैं। लेकिन पानी में मिलाइए, आयनिक नेचर पाइए। बोलो बात क्लियर है? अब पानी में जैसे ही मिलाया मैंने, ये टूट जाता है अपने कैटायन और एनायन में। कैसे टूटेगा? Al+3 एक्वस और 3Cl माइनस एक्वस में टूटेगा। ठीक वैसे ही Mg+2 एक्वस में टूटेगा और यहाँ पर 2Cl माइनस में भी टूटेगा। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पर फ्री आयंस अवेलेबल है? बोलो बताओ। और जब जब फ्री आयन होगा तो वहां पर क्या होगा बताओ? कंडक्टिविटी होगी। ये भी क्या होगा? कंडक्टर होगा। अरे मुहा करो। अब सवाल ये पैदा होता है तन्मय, ऐसे में तो सब में होना चाहिए कि वो सॉलिड रहेगा तो कोवेलेंट, पानी में मिला दो आयनिक। सब में ऐसा क्यों नहीं? ये दो में ऐसा क्या आशीर्वाद इन्हें मिल गया? क्या इन्होंने ब्रह्मा जी के लिए एक पैर में खड़े होकर तपस्या किया था तो उन्होंने बोला तू ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना जल में मरेगा, ना थल में मरेगा, तू जब भी पानी में जाएगा तब आयनिक हो जाएगा, तब मरेगा? ऐसा तो नहीं था कुछ। द्वापर युग, त्रेता युग में इन्होंने तपस्या किया था AlCl3 MgCl2 ने। बताओ क्या है ऐसा?
देखो मैं बताऊं आपको, फोकस कर रहे होगे आप कि यहाँ पर ऐसा ये दोगलापन जो आपको दिख रहा है कि सॉलिड फॉर्म में ये क्या थे, कोवेलेंट, अच्छे से गौर से सुनना, और आयनिक फॉर्म हो गए, एक्वस कंडीशन में क्या हो गए, आयनिक फॉर्म में हो गए। आप सिर्फ शक की नजरों से किसे देख रहे हो, ये सब गलती किसकी हो रही है, आप ईमानदारी से बताना। आप सोच रहे हो ये किन की गलती होगी, जरूर ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इन्हीं लोग की कोई नालायकी है। आपका पूरा फोकस इन्हीं पे है। मैं बोल रहा हूँ हमेशा वही गलत नहीं होते, उनकी जो पार्टनर है ना वो होते हैं बराबर के गलत। ठीक है, यहाँ गलती है क्लोरीन की। ये क्लोरीन की ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब आप समझते हो, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। और पानी इसकी सांस है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की। अब ये इसकी बहू है, अब बहू की मम्मी सगी कौन, पानी। पानी इसको भड़का रही है, तेरी ये ज्यादा, तेरी ये ज्यादा। तो अब क्या होगा जरा सुनना, धूमता ना 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 धूमता, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन क्या करेगी, तेजी से इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे को कुछ नहीं मालूम किन से लेगी, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। बेचारे को देना पड़ जाएगा एल्यूमिनियम यार, नहीं तो इस वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl- में अलग हो गई, तो ये बेचारे कैटायन के फॉर्म में बचेंगे ही ना। अरे बोलो, तो लग रहा होगा आपको गलती एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की है, लेकिन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ क्लोरीन दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। बेचारे भोले निकले ना, इसलिए दे दिए इलेक्ट्रॉन। इनके जगह कोई और मेटल होता ना, बोले चल लेके बता, नहीं देंगे ऐसा। बोलो बात क्लियर है। अगर वो कोवेलेंट होते तो वैसे तो वो सारे आयनिक है, वैसे अगर कोई और मेटल इनके जगह हो गया तो वो क्या होगा, एस ब्लॉक मेटल है तो किस नेचर का होगा, आयनिक नेचर का होगा। लेकिन अगर गलती से भी कोई कोवेलेंट बना भी दिया तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, ये बेचारे दे जाते। ठीक है, हालांकि ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया, इसको आपको कहीं एग्जाम में नहीं पूछेगा। हाँ ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछेगा। मैंने क्या बोला कि सारे कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, बोलो इंसुलेटर, बोल के पढ़ना है। सारे कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, इंसुलेटर, कुछ को छोड़ करके। कौन सा, पहला क्या बताया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। दूसरा क्या बताया, AlCl3 MgCl2। ये लोग पानी में जाएंगे, किस नेचर के हो जाएंगे, आयनिक नेचर के हो जाएंगे। याद करो वंस अपॉन ए टाइम इन क्लासरूम मैं जब आपको ऑक्टेट रूल बता रहा था तो वहां ये भी बताया था, आयनिक कंपाउंड्स ऑलवेज ऑक्टेट कंप्लीट। आयनिक कंपाउंड अगर होगा तो हमेशा ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट। इसका मतलब AlCl3 सॉलिड लिखूं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और 3 6, 2 और 2 4। MgCl2 सॉलिड लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। लेकिन AlCl3 एक्वस और MgCl2 एक्वस लिख दूं तो फ्लैश एकेडमी का बच्चा ये बात जानता है कि ये कंपाउंड क्या है, आयनिक है। तो ये लोग क्या होंगे नेचर वाइज, कंप्लीट ऑक्टेट। अरे हुआ करो। तो वैसे ये चीज मैं लिखना तो नहीं चाहिए क्योंकि पहले लिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूं, है ना। ये लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट। तो ये वो वाली बात थी, उसको मैंने यहां जोड़ दिया। क्लियर है, ठीक है। 2 मिनट रुको, लिखने का टाइम दिया जाएगा। तो सारे कोवेलेंट कंपाउंड किस नेचर के होते हैं, बोलो बोलो, इंसुलेटर होते हैं, कुछ को छोड़ करके। पहला कौन सा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। दूसरा AlCl3 एक्वस, MgCl2 एक्वस। तीसरा जो तुम बोल रहे थे बार बार, उसको नहीं लिखूंगा तो नाराज हो जाओगे, ग्रेफाइट एंड फुलेरीन। ठीक है, अब ये लोग कंडक्टर क्यों है, इनमें इनके पास डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, तो इस वजह से ये लोग कंडक्टर है। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से ये कंडक्टर है। क्लियर है। तो सारे कोवेलेंट कंपाउंड किस नेचर के, इंसुलेटर। किन को छोड़ करके, पहला एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को पानी में मिलाइए। दूसरा AlCl3 MgCl2 को पानी में मिलाइए। तीसरा ग्रेफाइट और फुलेरिन, कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, ऐसी है। आगे बढ़े, ठीक। चलिए कितने प्रॉपर्टी हो गई, हाँ 5 हो गए, है ना। सबसे पहला क्या बताया, बहुत मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा मेरे साथ साथ बोलना, बहुत हार्ड और ब्रिटल। तीसरा क्या बताया था, इंसुलेटर होता है किसमें बेटा, सॉलिड स्टेट में, लेकिन एक्वस कंडीशन और मोल्टन स्टेट में क्या रहेगा, कंडक्टर। तीसरा क्या बताया, हाँ हाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता।
पांचवा मैंने क्या बताया, कंडक्टिविटी वाली बात, ठीक है। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सॉरी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत ही तेजी से एक्वस कंडीशन में रिएक्शन करते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसी में हमने कुछ बातें करी कि सारे कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, इंसुलेटर। पहला कौन सा, किनको छोड़ करके, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। दूसरा AlCl3 MgCl2 को छोड़ करके एक्वस में आयनिक हो जाते हैं। तीसरा ग्रेफाइट और फुलेरिन। बस इतना ही पढ़ाया हूँ अभी तक, पूरे 1.5 घंटे का 1 घंटे का जो समरी है, ये 3-4 ये जो कुछ सेकंड मैंने बताया, 1 से 2 मिनट, तो आप भी ऐसे ही रिवीजन कर सकते हो और करना है, ठीक है। छठवीं प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। आइसोमॉर्फिज्म। तन्मय, मॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सिमिलर, और मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, बाहर से जैसे दिखता है, ठीक है। तो ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनकी बाहर से मॉर्फोलॉजी सेम है, मतलब उनका स्ट्रक्चर सेम दिखता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। चलो तो लिखेंगे आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स, कुछ नहीं हुआ हितेश, ठीक है सर। डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स, they have same crystalline structure. Different ionic compounds, they have same crystalline structure and similar molecular formula. Different ionic compounds, they have same crystalline structure and similar molecular formula called isomorphs, and the phenomena is known as isomorphism, देखो कंडीशन समझते हैं आइसोमॉर्फिज्म की, ठीक है। सबसे पहले तो पहली बात तो ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होना चाहिए बेटा, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले नंबर ऑफ एटम्स, ये क्या होना चाहिए, सेम। और दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, जब आप इलेक्ट्रॉन में सेम देख रहे हो तो आप कैटायन वर्सेस कैटायन कंपेयर करोगे, कैटायन के इलेक्ट्रॉन कैटायन से, और एनायन के इलेक्ट्रॉन एनायन से कंपेयर करोगे। अभी मैं एग्जांपल जब दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, लिखा जाए, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या है, कोई दो डिफरेंट कंपाउंड अगर आइसोमॉर्फ्स है तो उसकी शर्त क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है ना। नंबर ऑफ एटम्स नहीं, इसे करो नंबर ऑफ आयंस सेम होने चाहिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन सेम कैसे देखोगे, कैटायन का कैटायन से और एनायन का एनायन से। क्लियर है, लिखो NaF और MgO, ठीक है। अब जरा समझना, NaF टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Na प्लस और साथ ही साथ F माइनस टूटेगा, बोलो, ठीक है। बताओ कितने आयन है यहाँ, 2 आयन से, कितने आयन से, 2 आयन से, ठीक है। MgO टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Mg+2 और साथ ही साथ क्या, O-2। बताओ यहाँ भी कितने आयन है, 2 आयन से। बताओ नंबर ऑफ आयन्स क्या है, सेम है, अरे है ना। इलेक्ट्रॉन जोड़ना,
Na का एटॉमिक नंबर देवांगन जी 11, प्लस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन आया कि गया? गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो चिढ़ क्यों रही है बेटा, एकदम गुस्से में है, नाराज है? छुट्टी दे रहा हूं ना 10 मिनट बाद। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास बताओ? 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन आया कि गया? आया। कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। Mg+2 के पास कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। O-2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो कैटायन को कैटायन से कंपेयर करो, बोलो छेम छेम है कि नहीं है? अरे है ना। एनायन को एनायन से कंपेयर करो, बोलो छेम छेम है कि नहीं है? तो सेम सेम क्या है, यहाँ आयंस है और सेम सेम इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब दे आर आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आइसोमॉर्फ्स। बोलो क्लियर है? अरे हूं हाँ करो। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं ना। रुको तो सही, अरे रुको, अरे लिखना मत ना यार, 2 मिनट रुको ना प्लीज। ठीक है, मैं लिख रहा हूं NaNO3 और MgCO3। ठीक है, NaNO3 और MgCO3 को देखो, सबसे पहले ये टूटेगा तो किस में टूटेगा? Na प्लस NO3 माइनस। बताओ कितने आयंस हैं? अरे बोलो यार, 2 आयंस है। MgCO3 टूटा, कैसे टूटा? Mg+2 प्लस CO3 माइनस 2। बताओ कितने आयंस हैं? 2 आयंस है। अरे हूं हाँ करो, बोल के पढ़ना है। 2 आयंस है। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। इसके पास कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। कैटायन का कैटायन से इलेक्ट्रॉन सेम है? अरे है ना। ठीक है, एनायन गिन डालो। नाइट्रोजन 7 और 1 माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है 8। ऑक्सीजन के पास भी 8 होते हैं। 8 3 24 और 8 32। अरे यार जोड़ना ही तो है। अरे यार 7, एक ऑक्सीजन का 8 3 24 और माइनस चार्ज 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 आया प्लस कितना हुआ 3 32। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। CO3 माइनस 2 के पास कितना हुआ? 6 और 2 8। 8 वाले कितने हो गए? 3 और 1 मिला करके 4 8 चौक 32 इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो ना यार। ठीक है, अब 32 से 32 एनायन से एनायन आपको कंपेयर करना है। ऐसा नहीं टोटल इलेक्ट्रॉन इधर का टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसा कैटायन को कैटायन से, एनायन को एनायन से। तो ये भी क्या आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम सेम। तो ये भी क्या है? आइसोमॉर्फ्स है। अरे हूं हाँ करो। ठीक है, चलिए और देखते हैं एक और एग्जांपल, लास्ट, ये लास्ट, इसके बाद छुट्टी दे दूंगा कसम से। ठीक है क्या बोल रहे हैं? आज तक हुआ है ऐसा बोला हूं और फिर मैंने छुट्टी ना दिया हो? हमेशा दिया हूं ना। ठीक है, चलो समझो। एग्जांपल नंबर 3 Na2SO3 और MgCO3। अब बताओ ये आइसोमॉर्फ्स है या नहीं? क्योंकि 2 तो हैं और ये पूछ रहा है तो ये नहीं होगा। हाँ चलो कैसे होगा बताओ? सबसे पहले क्या देखेंगे? आयन में तोड़ो, कैसे टूटेगा? 2Na प्लस SO3 माइनस 2। बताओ कितने आयन है? 2। इधर आंख नहीं होगा ये, यहाँ पैरेनकाइमा होगा है कि नहीं? इधर स्क्लेरेनकाइमा होगा, इधर फोटोसिंथेसिस होता होगा ना। ये देखने के लिए थोड़ी है तुम्हारे पास, दिख नहीं रहा है यहाँ पे 2 और 1 3 है। अरे इतना गलत कोई कैसे हो सकता है भाई? 2 और 1 कितना है? 3 है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, इधर पे MgCO3 टूटेगा और क्या बनेगा? Mg+2 और CO3 माइनस 2। कितने आयन है? 2 आयन। बोलो बात क्लियर है? तो अब यहाँ 3 आयन, यहाँ 2 आयन, आइसोमॉर्फ्स है? नहीं है। पता कर लेंगे क्या? आसान है बोलो। अरे भयंकर आसान है। अरे है ना। ठीक है, अब आज की क्लास में जो पढ़ाया 2 मिनट में पूरा रिवीजन कराऊंगा। पहले इसको लिखो। चलो क्लियर है? चलिए, तो हम लोग आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे। आयनिक कंपाउंड्स की आज की क्लास में हमने प्रॉपर्टी देखा। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बताया? बताओ। नहीं ऐसे नहीं, मैं बोलूंगा और मैं सही भी बोल सकता हूँ और गलत भी बोल सकता हूँ। सही बोलूंगा तो आपको क्या बोलना है? यस सर। और गलत बोलूंगा तो क्या बोलना है? नो सर। आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी सॉफ्ट, आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड, क्योंकि इनमें मिलता है वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं, इनमें मिलता है आयनिक बॉन्ड। यस सर। और वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, हार्ड और ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, ये लोग होते हैं सॉलिड स्टेट में कंडक्टर और लिक्विड और मॉल्टन स्टेट में इंसुलेटर। सॉलिड स्टेट में होते हैं ये लोग इंसुलेटर और लिक्विड और मॉल्टन स्टेट में होते हैं इंसुलेटर।
नो सर, सॉलिड स्टेट में होते हैं इंसुलेटर और लिक्विड और मोल्टेन स्टेट में होता है कंडक्टर। यस सर। अच्छा, सारे कोवेलेंट कंपाउंड कंडक्टर होते हैं, सारे कोवेलेंट कंपाउंड इंसुलेटर होते हैं, 4 को छोड़ करके। यस सर। नहीं, नो सर, 3 थे, मैंने कितने बताए? 3। अरे 4 कहाँ बताया? 3। पहला 3 कैटेगरी में बांटा हूं ना, 4 कैसे हुआ? गिनाऊंगा तो और है। ठीक है, बहस करता है, एसिड की तो लंबी लिस्ट है। ठीक है, पहला एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बोलो यस सर। दूसरा AlCl3 MgCl2, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये लोग कोवेलेंट नेचर के होते हैं, एक्वस कंडीशन में जाके आयनिक बन जाते हैं। ठीक है, एक्वस कंडीशन में जाके आयनिक बने हैं मतलब आयन में टूटेंगे। अच्छा, जब आयनिक कंपाउंड में रहते हैं इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है। नहीं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेफाइट और फुलरिन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद होता है अगली प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फ रहेगा तो बताओ क्या होगा? मैं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा, आपको सही है बोलना है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर रहेगा। अरे यस सर, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट, सिमिलर लिखवाया मैंने, लिखवाया। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम रहेगा। चेक करने का तरीका रहेगा, अरे डेफिनेशन लिखा है, पढ़ना घर जाके। चेक करने का तरीका बताया, नंबर ऑफ आयंस सेम। दूसरी चीज, कैटायन वर्सेस कैटायन, एनायन वर्सेस एनायन करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। क्लियर? बस इतना ही पढ़ाया था आज की क्लास में। खुश रहो, मस्त रहो, देखते रहो केमिस्ट्री की क्लास। टाटा, बाय बाय। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।